जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने। ठीक है जी। तो ये टाइम बाय टाइम मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, वीडियो लेक्चर्स एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 एमसीक्यूज़ फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से कुछ तो बिल्कुल सिंपल हैं और कुछ जो है वो कैलकुलेशंस बेस्ड हैं। तो ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से आपके रिकॉल होंगे इसमें, जो कि हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इज़ इनकरेक्ट। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है जी। सो दे हैव गिवन अस 4 स्टेटमेंट्स एंड हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। So the first statement is it is a negatively charged particle. So electron negatively charged particle होता है, तो statement A तो correct है। हमें incorrect statement बतानी है। Second statement, the mass of electron is equal to the mass of neutron. That is wrong because electron का mass neutron के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। That is around 1840th of the mass of neutron. So that means option B is incorrect. So option B जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ ऑन पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली पार्टिकल विच हैज़ नो चार्ज एंड दैट इज़ न्यूट्रॉन। ठीक है जी। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज and that's why it will show no deflection in the electric field. तो ये simple सा question था। Next question, which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? जो gold foil experiment है, that is also known as alpha particle scattering experiment. So which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? नीचे जो आपके पास options given है, इनमें से कौन सा जो है वो आप गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से ड्राइव नहीं कर सकते, कौन सा कंक्लूजन। सो कंक्लूजन ए इज़ मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी। सो बेसिकली रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था बेस्ड ऑन गोल्ड फॉयल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ही सेट कि जी एटम जो है वो आप कह लें कि स्फीयर की तरह है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी इन एटम इज एम्प्टी। सो ये तो आप रदरफोर्ड मॉडल से कंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज ही सेट कि न्यूक्लियस इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम। सो येस, मतलब दिस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द Rutherford theory, and they have asked us that which of the following conclusion could not be derived. ठीक है जी। सेकेंड इज द रेडियस ऑफ एटम is about 10 raised to power minus 10 meter, while that of nucleus is 10 raised to power minus 15 meter. So that is again saying that nucleus is much smaller as compared to the overall atom. So yes, that can also be concluded from the Rutherford theory. ठीक है जी। तो बी भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन में आए, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ of fixed energy called orbits. This is wrong because Rutherford का जो मॉडल फेल होने का मेजर रीज़न था वो यही था कि he was unable to explain the circular path of electron, कि why electrons are following the circular path. ठीक है। तो वो जो एनर्जी वाला कंक्लूजन था वो हमने डिस्कस किया था। सो ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड थ्योरी से नहीं आता, दैट कम्स फ्रॉम बॉहर थ्योरी। सो येस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट बिकॉज दिस कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड थ्योरी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन दे हैव गिवन अस 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू टेल दैट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। सो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो येस, दिस इज राइट। दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ दे डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो देयर चार्ज इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, ये भी करेक्ट है। द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर नियरली द सेम, ऑब्वियसली दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है जी। सो सी मीन्स दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये हमारा सी जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं दीज आर रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन से लिंक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लूँ। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
find the total mass of neutrons in kilograms. ठीक है जी, mass of neutrons in 7 milligram of carbon 14. ठीक है जी, so we have 7 milligrams of carbon 14. We are starting with, this is what we are starting with, starting point, right? So we have 7 milligrams of carbon 14 and we have to tell that find the total mass of neutrons. कि जो 7 milligrams of carbon 14 है, इसमें neutrons का mass कितना है in kilograms. ठीक है जी, so we have to tell the mass of neutrons in 7 milligram of carbon 14. All right, so first of all हम क्या करते हैं, मिलीग्राम्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम्स के अंदर. so that would be 7 into 10 raised to power minus 3 grams, because 1 gram contains 1 gram is equals to 1000 milligrams. ठीक है जी, तो आपने मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, सो दैट वुड बी 7 into 10 raised to power minus 3 और 7 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स. अच्छा, अब इसको हम एक स्टेटमेंट सिंपल जो है वो बना लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी आर कन्वर्टिंग बिकॉज वी हैव 7 milligram. नाउ दिस इज द मास ऑफ कार्बन 14, राइट? सो फर्स्ट वी कन्वर्ट 7 into 10 raised to power minus 3 grams of carbon 14 into atoms of carbon 14. ऑलराइट, सो मुझे ये मालूम है कि कार्बन 14 के 1 मोल का 1 मोल ऑफ कार्बन 14 इट वेज 14 ग्राम्स, राइट? सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट grams into atoms. So 1 mole of carbon 14, this weighs 14 grams, right? This weighs 14 grams and the number of atoms in 1 mole, 1 मोल में atoms कितने हैं? 6 into 10 raised to power 23, so 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. So ये आपने ग्राम्स को एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो ग्राम्स से ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वी वुड गेट आवर आंसर इन एटम्स. ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपल ये देख लिया कि 1 मोल कार्बन 14 में कितने ग्राम्स होंगे और उतने ग्राम्स कितने एटम्स के बराबर हैं. तो यहाँ तक एटम्स आ गए. नेक्स्ट हम, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो फर्स्ट वी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स के इतने एटम्स में, यहाँ पे जो आपके पास एटम्स आएंगे इनमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे. सो वी नो कि जी कार्बन 14 का जो मास नंबर है दैट इज़ 14, राइट? और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. सो 14 minus 6 दैट इज़ इक्वल्स टू 8. सो दैट मीन्स 1 एटम कंटेन्स 8 न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम. तो एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8. ठीक है जी, तो इतने एटम्स में 6.02 into 10 raised to power 23 में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अगर एक एटम में 8 न्यूट्रॉन हैं, सो लेट्स कन्वर्ट दीज एटम्स इनटू न्यूट्रॉन्स. सो हम इसको सिंपल आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 एटम कंटेन 8 न्यूट्रॉन्स. ठीक है जी, सो नेक्स्ट अगर हम एटम्स को एटम्स से कैंसिल कर दें, नाउ वी हैव, इफ वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 8, सो वी गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो यहाँ तक आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए. सिंपल कन्वर्जन्स देखते जाएं बेटा, किस तरह से कन्वर्जन्स कर रहे हैं. जो चीज़ हमें कैंसिल करनी है वो हम डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, जो चीज़ चाहिए उसको न्यूमरेटर में लेकर आ रहे हैं. ठीक है जी, जो चीज़ कैंसिल आउट करनी है, पहले मास को कैंसिल आउट करना था, तो 1 मोल का मास जो है, मास ऑफ 1 मोल, ये आप डिनोमिनेटर में लेकर आए. ठीक है, और जो मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, एटम्स रिक्वायर्ड थे, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 into 10 power 23, वो हमने न्यूमरेटर में रख लिया. फिर एटम्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है, तो एक एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं ये आपने फाइंड आउट किया, और फिर उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स से. ठीक है, कैसे? एटम्स को नीचे रखा, न्यूट्रॉन्स को ऊपर रख दिया, तो एटम्स से एटम्स कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मास, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास इन किलोग्राम्स, मास इन किलोग्राम्स. तो अब ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मास. तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? दैट इज़ 1.675 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. दिस इज़ द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन. एक न्यूट्रॉन का मास है. सो दीज वैल्यूज़ यू हैव टू मेमोराइज देम. ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन का मास है. तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? ये पूरी वैल्यू हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रही है. ठीक है, तो यहाँ से हमें अब इसको कन्वर्ट करना है
इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। सो सिंपली न्यूट्रॉन को कैंसिल करना है। सो 1 न्यूट्रॉन वेज 1.675 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम्स। ठीक है जी, ये किलोग्राम्स आ जाएंगे। सो अब इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आप देखें ये पूरा हमने जो है वो स्टार्ट किया ग्राम से ग्राम्स कैंसिल, एटम से एटम्स कैंसिल, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन कैंसिल, फाइनली वी गेट आवर आंसर इन किलोग्राम्स। सो ये तो एक कन्वर्जन हो गई। ठीक है जी, तो फाइनली अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 4s are 8। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, जो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1.675 इंटू 10 पावर -27। तो पावर्स को छोड़कर हम बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 1.675। ठीक है जी, सो 6.02 इंटू 1.675। All right, 5 2s are 10, 1 5 6 are 30, 7 2s are 14, 7 0 1 7 6 42, 6 2s are 12, 1 1 6 6 are 36, and लास्ट में 206। ऑल राइट जी, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 0 5 3 3 4 5 6 7 8 10 0 1 6 7 8 9 10। ठीक है जी, और डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो 10 के बाद डेसिमल आ जाएगा, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 4। ठीक है जी, सो मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 4, सो दैट वुड बी 0 20 4 3 12 13 14 4 1 4 8 32 33 3 0 4। ठीक है जी, और 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 40.334 और 40.33। और फिर हम पावर्स देख लेते हैं, तो दैट इज़ 40.334 इंटू 10 रेज टू पावर -3 23 -27। सो -3 -27 दैट वुड बी -30, -30 प्लस 23 दैट वुड बी -7, 10 पावर -7। सो 40.334 इंटू 10 पावर -7 जी। तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 40.334 इंटू 10 पावर -7 जी। तो अगर हम वैल्यू को शिफ्ट कर दें, एक डेसिमल कम कर दें, तो दैट वुड बी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट वुड बी -6। सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? 4.37, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू ये आ रही है 4.37 इंटू 10 रेज टू पावर -6। सो दैट वुड बी द आंसर। तो ये है कि थोड़ा सा ज़रा डिटेल में कैलकुलेशन की है, ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से आपने कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है जी। जी बेटा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो लास्ट टाइम वी वर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इस दफ़ा क्या कैलकुलेट करना है आपने? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया का मास गिवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया। सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, चलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया। सो 34 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ग्राम्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय, नाउ बिकॉज हमने ग्राम्स को कन्वर्ट करना है इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, ग्राम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट बिफोर कन्वर्टिंग इट इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले आपने इसको कन्वर्ट करना होगा। अमोनिया क्योंकि कंपाउंड है,
सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम सिंपल ये देख लेते हैं कि एक मोल अमोनिया का मास, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया, और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ग्राम्स हैं, ग्राम्स को कैंसिल आउट करना है। सो 1 मोल अमोनिया का मास क्या है, दैट इज़ नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, सो दैट इज़ 17 ग्राम्स। सो 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल वुड कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23, ये आ गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, सो ये मॉलिक्यूल्स आ गए। नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करना है। सो अमोनिया के लिए अगर हम सिंपल देखें, NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3, सो 7 + 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 10। सो एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स इन one molecule of ammonia। ठीक है जी, 10 प्रोटॉन्स इन 1 molecule of ammonia। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे, फाइनली हमें इसको प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करना है। सो दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 मॉलिक्यूल को कैंसिल आउट करना है। सो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10 प्रोटॉन्स। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, ग्राम्स से ग्राम्स कैंसिल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स कैंसिल, एंड वी गेट आवर आंसर इन प्रोटॉन्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट वुड बी 17 1 से 17, 2 से 34, ठीक है जी, 2 10 20, सो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 20, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 0 0 0 2 2 4 0 12, so that is equal to 04012, decimal after 2 places, so 120.40 multiply by power 10⁻³ plus का 23, so that would be 10⁻² plus 20, 120.40 10⁻20। so अब आंसर देख लेते हैं। So we have 120.40 into 10⁻20, and they have given us the answer. All the 4 answers are same, सिर्फ पावर डिफरेंट है। So 12.044। तो हमने क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ़्ट पे। ठीक है जी, 12.04, तो इसका मतलब ये पावर 1 बढ़ जाएगी, 21 हो जाएगा। So that means option C is the correct option, 12.04 into 10⁻21। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम, जिंक एटम की बात हो रही है। डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। A0 इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर ऑफ द जिंक एटम्स। Calculate the number of atoms present in a length of 1.6 centimeter of zinc. Zinc atoms are arranged side by side lengthwise. ठीक है जी, so calculate the number of atoms present in a length of 1.6 centimeter if the zinc atoms are arranged side by side lengthwise. ठीक है जी, so in this question they are saying कि diameter of zinc atom, ये एक एटम का डायमीटर आ गया 2.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज द डायमीटर ऑफ 1 एटम ऑफ जिंक, एंड दे आर सेइंग कि इफ़ अगर आप इन सारे एटम्स को, लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, सो अगर इस तरीके से आप इनको अरेंज करते चले जाएं, ठीक है, और लेंथ कितनी बने, 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ पे अगर आप जिंक एटम्स को अरेंज करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। सो लेट्स से दिस इज 1.6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस तरह से जिंक एटम्स को साइड बाय साइड अरेंज करते हैं, तो इतनी लेंथ में कितने जिंक एटम्स आएंगे इन 1.6 सेंटीमीटर लेंथ। इफ जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, हाउ मैनी जिंक एटम्स। ठीक है जी, हाउ मेनी जिंक एटम्स आपने फाइंड आउट करने, इतनी लेंथ में कितने जिंक एटम्स आएंगे। ठीक है, सो द डायमीटर ऑफ वन जिंक एटम इज, एक एटम का डायमीटर कितना है, दैट इज 2.6 एंगस्ट्रॉम।
Angstrom is a unit of length. 1 angstrom is equals to 10 raised to power minus 10 meter. So that means we have 2.6 into 10 raised to power minus 10 meter. ठीक है जी. और लेंथ कितनी है आपके पास? गिवन लेंथ कितनी है? दिस इज द diameter of one zinc atom. Diameter of one zinc atom. ये एक एटम का डायमीटर आ गया इन मीटर्स. ठीक है. और हमें कितनी लेंथ में फाइंड आउट करने हैं? इन 1.6 सेंटीमीटर. तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो दैट वुड बी इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 2 meter, because 1 meter contain 100 centimeter. ठीक है जी. So then we have to convert it into number of atoms. Convert it into number of atoms. तो एक एटम का हमें ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने, तो एक एटम का डायमीटर कितना है? 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर. तो मीटर्स को कैंसिल करने के लिए एक एटम का जो डायमीटर है वो अपॉन में ले आते हैं. 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर. ठीक है. एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एटम. ये एक एटम का है. तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से आ जाएंगे, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो सिंपल हमने 1.6 को डिवाइड करना है किससे? 2.6 से. सो 1.6 डिवाइडेड बाय 2.6. तो अब यहाँ पर डिवीजन आ जाती है हमारे पास. 1.6 2.6. अच्छा, 1.6 को आपने डिवाइड करना है 2.6 से. तो अगर मैं ये डेसिमल ख़त्म करूँ, ठीक है, तो दोनों तरफ से ये सिंपल हो जाएगा. 1 दैट वुड बी 16/10 इंटू, इसको ऊपर ले आते हैं तो 26, सॉरी ये हो जाएगा 16/10 इंटू 10/26. ठीक है जी. सो 10 से 10 कैंसिल. सो दैट वुड बी 16/26. सो आपने डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया. आई होप ये सबको क्लियर होगा. स्टिल अगर किसी को कन्फ्यूजन है इसमें तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो दैट वुड बी 16 मल्टीप्लाई बाय 26. ठीक है जी. सो डेसिमल लगा के हमने एक ज़ीरो लगा दिया. एंड 26 मल्टीप्लाई बाय 6, that is equals to 156 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितने बच गए आपके पास? 4. एक ज़ीरो लग जाएगा. 26 1 26, that would be 14. एक और ज़ीरो. then 5, that would be 130. ठीक है जी. सो एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन. सो 0.615 और पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 10 की पावर -2 -10 ऊपर आके प्लस का 10 हो जाएगा. सो दैट वुड बी 0.615 इंटू 10 पावर 8. ठीक है जी. 10 की पावर 8. सो हम आंसर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है. 0.615 इंटू 10 पावर 8. सो इफ डेसिमल शिफ्ट टू द राइट वन प्लेस, तो ये हो जाएगा 8 की जगह पे 7. सो 6.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7. सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. क्लियर हो गई बात. तो ये हमने नंबर ऑफ जिंक एटम्स कैलकुलेट कर लिए. सो दिस मच एटम्स वुड बी प्रेजेंट इन 1.6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ जिंक. ठीक हो गया बेटा. तो ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड MCQs थे. अच्छा जी बेटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 atoms are said to be isobars if. ठीक है जी. आइसोबार्स बेसिकली क्या होते हैं? जिस तरह से आपने आइसोटोप्स पढ़े हैं, आइसोबार्स सिंपली दोज एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जिनका मास नंबर सेम हो, सेम मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, but different number of protons. ठीक है जी. sum of protons and neutrons same हो but number of protons different हो. so option A, they have same atomic number different होता है. ठीक है. तो option A wrong है. B, they have same number of electrons but different number of neutrons, ये भी wrong है. C, they have same number of neutrons but different number of electrons, so this is also wrong.
sum of the number of protons and neutrons is same but the number of protons is different. ठीक है जी. So sum of the protons and neutrons is same. Proton plus neutron is same, मतलब mass number is same, but number of proton is different. So yes, D is correct. Alright, so ये isobars की definition आपको simple ध्यान में रखनी है. Next question, which of the following is isoelectronic? जिस तरह isobar पढ़ा हमने, isobar which have same mass number but different atomic number. Isoelectronic means which have same number of electrons, जिनके number of electrons same हो. ठीक है जी, ये आपको simple नाम से ही पता लग रहा है. Isoelectronic, number of electrons same होंगे. ठीक है. सो विथ कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है. सो n प्लस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट्स एटॉमिक नंबर इज 7. सो इफ इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, n प्लस दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. सो इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन. सो येस, n प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन. ठीक है जी. कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, n प्लस के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया. BO2 माइनस, ये इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. CNA प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, Al3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तीनों रॉन्ग है. सो N प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन. ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चूज द अरेंजमेंट विच शोज द इंक्रीजिंग वैल्यू of E upon m charge to mass ratio for electron, proton, neutron and alpha particles. ठीक है जी. increasing value, choose the arrangement which shows the increasing value of E upon m. charge to mass ratio की बात हो रही है for electron, proton, neutron and alpha particles. ठीक है जी. तो सबसे जो कम चार्ज टू मास वैल्यू होगी दैट वुड बी फॉर न्यूट्रॉन. हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सो न्यूट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम होगा. उसकी वजह क्या है? न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है. ठीक है. सो दैट इट्स चार्ज टू मास रेशियो वुड बी 0. सो दैट मीन्स द लोएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास वैल्यू वुड बी फॉर न्यूट्रॉन. ठीक है. सो आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. बी और डी तो गलत हो गए. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें तो जितना छोटा पार्टिकल होगा, बिकॉज इट इज़ ई अपॉन एम वैल्यू, तो जैसे जैसे मास कम होता जाएगा ई अपॉन एम वैल्यू जो है ये एज मास डिक्रीजेस ई अपॉन एम वैल्यू विल इंक्रीज. ठीक है. तो जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि एज मास डिक्रीज ई अपॉन एम वैल्यू विल इंक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मास जैसे जैसे कम होता जाएगा ई अपॉन एम वैल्यू बढ़ेगी. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स में सबसे कम मास किसका है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का. तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसकी ई अपॉन एम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. सो वी कैन सी दैट ए में ई अपॉन एम वैल्यू सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की है और सी में अल्फा पार्टिकल की है. तो दैट मीन्स योर ऑप्शन इज़ ए. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो मज़ीद बात को क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रॉन से जो मतलब आप कह लें कि न्यूट्रॉन की ई अपॉन एम वैल्यू सबसे कम, देन अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल में अल्फ़ा पार्टिकल सबसे हैवी पार्टिकल है इन तीनों में, बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम न्यूक्लियाई. ठीक है जी. सो इट इज़ हैवियर देन प्रोटॉन. सो इसका जो ई अपॉन एम वैल्यू होगा वो प्रोटॉन से कम होगा. तो सेकंड नंबर पे अल्फ़ा पार्टिकल. देन प्रोटॉन का ई अपॉन एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन से कम होगा. तो थर्ड नंबर पे प्रोटॉन एंड मैक्सिमम ई अपॉन एम वैल्यू वुड बी फॉर इलेक्ट्रॉन. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. तो ये हमने कुछ MCQs डिस्कस कर लिए. इंशाल्लाह ताला मज़ीद MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो जो है वो करेंगे. इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन. और अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो बेटा डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है जी. अल्लाह हाफ़िज़.